मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के भाग 6, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, साझेदारों के आपसी संबंध, साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के कर्तव्य, अवयस्क साझेदार कौन हो सकता है, उसके अधिकार, उसके दायित्व, साझेदारी एकांकी व्यापार में अंतर। और इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, तो एकल स्वामित्व का आशय एवं विशेषताएं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था एकांकी व्यापार का सामाजिक महत्व। फिर देखा था हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का भाग और या फिर विशेषता और इसकी लाभ हानि, साझेदारी का अर्थ, कारण या विशेषता, उसकी प्रकृति, साझेदारी के गुण दोष, साझेदारी व साझेदारों के प्रकार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्या, तो फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, साझेदारों के आपसी संबंध क्या क्या हैं, साझेदारों के अधिकार क्या हैं, अवयस्क साझेदार के दायित्व, एकांकी और साझेदारी में अंतर, ये सभी का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए तो सबसे पहले समझते हैं हम फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। तो देखिए, साझेदारी का जन्म किसमें से हुआ है, संविदा से होता है। अतः वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है जो संविदा करने के लिए क्या हो, सक्षम हो। अर्थात साझेदार होने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, तो सबसे पहला है उसका वयस्क होना, दूसरा है स्वस्थ मस्तिष्क का हो और तीसरा संविदा के अयोग्य घोषित ना हो। तो देखिए, वयस्क होना मतलब वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का हो तथा यदि अवयस्क अवस्था में कोर्ट ऑफ वार्ड की देखभाल में 21 वर्ष का हो गया हो। दूसरा आते हैं हम स्वस्थ मस्तिष्क का हो, तो वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो अर्थात पागल या जन्म से मूर्ख या असामान्य मस्तिष्क वाला ना हो। और विधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वस्थ मस्तिष्क वाला माना जाता है। इसी के अंतर्गत तीसरा है जो फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, तो संविदा के अयोग्य घोषित न हो, अर्थात उसे संविदा के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, अपराधी, अन्य देश का ऐसा निवासी जिसके देश से भारत का अच्छा संबंध न हो, उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्ति जैसे राजदूत आदि। ये सब क्या हो गया, हमारे फर्म में साझेदार कौन कौन हो सकता है, तो क्या जो 18 वर्ष का हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो और संविदा के अयोग्य घोषित ना हुआ हो। साझेदारों के आपसी संबंध, तो साझेदारों के संबंध प्रायः साझेदारी करार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि साझेदारों के मध्य आय से संबंधित विषय में कोई स्पष्ट करार न हो तो भागीदारी अधिनियम 9 से 17 तक में दिए गए उपलब्ध लागू होंगे। देखो, साझेदारों के अधिकार, तो साझेदारों का अधिकार क्या क्या है, तो व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक। यदि विवाद आदि के संबंध राय देने का भी अधिकार होता है उन्हें, लाभ में हिस्सा पाने का भी अधिकार होता है, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज पाने का भी अधिकार होता है, फर्म की संपत्ति पर भी पूरा अधिकार होता है, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार होता है यदि करार के अंतर्गत क्या हो, उसका प्रावधान हो। साझेदारी से अलग होने पर लाभ एवं ब्याज पाने का भी अधिकार होता है, साझेदारी से अलग होने का अधिकार भी होता है, क्षतिपूर्ति करने का भी अधिकार होता है और साझेदारों से निकाले न जाने का भी अधिकार होता है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे साझेदारों के अधिकार। अब इसी में देखते हैं हम साझेदारों के कर्तव्य। तो देखिए, साझेदारों का पहला कर्तव्य क्या है, तो साझेदारी फर्म के अधिकतम लाभ के लिए कार्य करना। दूसरा उनका कर्तव्य है साझेदारी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना। तीसरा है व्यापार के संबंध में सही जानकारी देना। चौथा कर्तव्य है बिना पारिश्रमिक या वेतन के कार्य करना। फिर पांचवा कर्तव्य है अपनी लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करना। छठवां हानि का वहन करना। सातवां कर्तव्य है अपने अधिकार दूसरों को न देना। और आठवां आता है आपका अधिकार सीमा के अंतर्गत कार्य करना। तो ये सब क्या हो गया, हमारे साझेदारों के कर्तव्य। तो हमने क्या क्या समझा, साझेदारों के अधिकार और साझेदारों के कर्तव्य। क्या एक प्रश्न और उठता है, क्या अवयस्क भी साझेदार हो सकता है, तो देखिए, अवयस्क से आशय 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसमें संविदा करने की क्षमता नहीं होती। किंतु भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार सभी साझेदारों की अनुमति से अवयस्क को भी साझेदार बनाया जा सकता है। देखो क्या बोला जा रहा है, यदि सभी साझेदार जितने भी उसमें पार्टनरशिप में रहेंगे, यदि वह अनुमति प्रदान करता है तो एक 18 वर्ष से कम व्यक्ति वाला भी उसमें क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। अवयस्क होने पर साझेदार के रूप में भी रह सकता है या फिर फर्म से अलग भी हो सकता है। अलग होने के लिए वयस्कता की तिथि से 6 माह के अंदर सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक है। यदि सूचना न दी जाए तो उसे साझेदार के रूप में मान लिया जाएगा।
देखिए इसी में है अवयस्क साझेदार के अधिकार। तो अवयस्क साझेदार के अधिकार क्या क्या हैं? तो देखिए एक अवयस्क को सामान्य साझेदार के समान अधिकार नहीं है, फिर भी लाभ में सम्मिलित होने के कारण उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है? पहला है आपका फर्म की संपत्ति एवं लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का उनको पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा है फर्म के खातों को देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है तथा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त भी कर सकता है। ये उसका अधिकार हो गया जो अवयस्क साझेदार है उसका। तीसरा उसका क्या अधिकार है? तो फर्म से अलग होने पर अपने लाभ के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी कर सकता है वो, ठीक। और चौथा है लेकिन उसे निम्न अधिकार नहीं होता। क्या क्या अधिकार नहीं होता? व्यापार का संचालन करने का अधिकार उसे नहीं होता और गोपनीय पुस्तकों का निरीक्षण करने का भी अधिकार उसको नहीं होता। मतलब देखिए अवयस्क साझेदार के अधिकार के अंतर्गत वो अपना लाभ भी प्राप्त कर सकता है, वहाँ खातों का देख राख भी सकता है, उसका निरीक्षण भी कर सकता है, न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत भी कर सकता है, किंतु व्यापार का संचालन और गोपनीय पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। अवयस्क साझेदार के दायित्व, तो पहला है उसका पूंजी तक के लिए उत्तरदायित्व, ठीक है। दूसरा है वयस्क होने की घोषणा। तो देखिए पूंजी तक के लिए उत्तरदायित्व मतलब अवयस्क साझेदार का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। वह अपनी फर्म में अपनी पूंजी तक के लिए उत्तरदायित्व होता है। उसकी निजी पूंजी से कम फर्म के ऋणों का भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि फर्म अपने दायित्व का पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तो साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तथा अवयस्क साझेदार उसमें सम्मिलित नहीं होता। दूसरा है उसका क्या? तो वयस्क होने की घोषणा। अवयस्क या वयस्क हो जाने पर 6 माह के भीतर घोषणा करने का दायित्व है कि वह साझेदार बनना चाहता है या उस फर्म में अलग होना चाहता है। 6 माह के भीतर घोषणा न करने पर यह मान लिया जाता है कि वह साझेदार बनना चाहता है। अब इसी में है अवयस्क साझेदार के वयस्क होने पर। तो जब अवयस्क साझेदार वयस्क हो जाता है तो अर्थात 18 वर्ष पार कर लेता है तब वह वयस्क होने का फर्म के लाभों में सम्मिलित होने की जानकारी प्राप्त करने के 6 माह के अंदर किसी भी समय इस बात की सार्वजनिक घोषणा करेगा कि वह अब साझेदार बनना चाहता है या फर्म से भी क्या है? अलग होना चाहता है। यदि यह घोषणा नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है, अर्थात जो वयस्क होने के बाद उसका स्थान अन्य साझेदारों के समान ही होगा, लेकिन संपत्ति एवं लाभ में बंटन का अनुपात पूर्ववत ही रहेगा। मतलब भले तो वह साझेदार बन जाएगा लेकिन जब लाभ का बंटन होगा तो उसको पूर्व के अनुपात में उसको लाभ प्राप्त होगा। यदि साझेदार बनना स्वीकार नहीं करता है तो क्या होता है? देखो, तो सूचना देने की तिथि तक वह फर्म का अवयस्क साझेदार रहेगा। सूचना के बाद वह किसी भी प्रकार के फर्म के दायित्व के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा। फर्म से अलग होने के बाद वह किसी भी साझेदार के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये क्या हो गया उसका? यदि वह साझेदार बनना नहीं चाहता है तो देखिए हो गया हमारा क्या? अवयस्क साझेदार के दायित्व। अब देखिए साझेदारी एवं एकांकी व्यापार में अंतर। तो देखिए अंतर का आधार क्या क्या बताया गया इसमें? स्थापना, संख्या, अधिनियम, पंजीयन, साधन, संचालन, निर्णयन, अवयस्क, दायित्व, गोपनीयता और विघटन। तो सबसे पहले हम साझेदारी की स्थापना देखते हैं। तो साझेदारी सल्लेख का निर्माण किया जाता है तथा फर्म का पंजीयन भी किया जाता है। और एकांकी व्यापार की स्थापना, तो कोई वैधानिक कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अब देखिए साझेदारी की संख्या, तो कम से कम 2 तथा अधिकतम 20 सामान्य व्यवसाय में तथा 10 बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारी होना आवश्यक है। एकांकी व्यवसाय में केवल 1 सदस्य होता है, एकांकी व्यवसाय का जो स्वामी होता है। अब साझेदारी का अधिनियम, तो देखिए भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यह नियमन होता है और एकांकी व्यवसाय के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। अब साझेदारी का पंजीयन, तो साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है, वैसे यह ऐच्छिक है लेकिन इसमें एकांकी व्यवसाय में पंजीयन आवश्यक नहीं है। अब साझेदारी का साधन, तो साधन अधिक होता है क्योंकि व्यवसाय के अनेक स्वामी होते हैं और एकांकी व्यापार में कम साधन होता है क्योंकि स्वामी क्या होता है? एक ही होता है। अब साझेदारी का संचालन, तो समस्त साझेदार या उनमें से कोई एक क्या करता है? उसका साझेदारी का संचालन करता है। और एकांकी व्यापार में, तो एकांकी व्यापार में व्यापारी स्वयं उस व्यापार का क्या करता है? वह संचालन करता है। अब साझेदारी का निर्णय आता है, तो निर्णय समस्त साझेदारों के परामर्श से लिया जाता है, अतः निर्णयन में देरी हो जाती है। और एकांकी व्यवसाय में परामर्श की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि वो क्या करता है? उसका तत्काल निर्णय कर लेता है और अपने कार्य को आगे बढ़ा लेता है। उसी प्रकार से साझेदारी का अवयस्क, तो अवयस्क साझेदार हो सकते हैं किंतु वह केवल लाभ में भाग ले सकता है, वह संविदा नहीं कर सकता। और एकांकी व्यापार में इसमें लाभ का विभाजन नहीं होता तथा अवयस्क संचालन
नहीं कर सकता है। अब साझेदारी का दायित्व पूछा जा रहा है अंतर में, तो समस्त साझेदार का दायित्व पृथक एवं संयुक्त रूप से पूर्व शर्तों के तहत होता है। ठीक। और एकांकी व्यापार का दायित्व, तो एकांकी व्यापार का पूर्ण दायित्व होता है। साझेदारी की गोपनीयता, तो साझेदार में अनेक बार गोपनीयता भंग हो जाती है और एकांकी व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है। साझेदारी का विघटन, तो विघटन साझेदारी नियमानुसार होता है, इसमें कुछ समय लगता है। और एकांकी व्यवसाय का विघटन कभी भी व्यापार का अंत किया जा सकता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन, तो देखिए साझेदारी का निर्माण एक संविदा से होता है। इस लिखित संविदा को साझेदारी संलेख या अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं साझेदारी फर्म का पंजीयन। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म का पंजीयन करना बहुत ही अनिवार्य न होकर ऐच्छिक हो गया है, किंतु पंजीयन न कराने से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, अतः अधिनियम के तहत पंजीयन कराना उचित होता है। पंजीयन संबंधित कार्यों के प्रत्येक राज्य में एक पंजीयक नियुक्त किए गए हैं, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहा जाता है। भागीदारी अधिनियम की धारा 56 से 69 में साझेदारी फर्म का पंजीयन की प्रक्रिया बताई गई है। तो सबसे पहले समझते हैं हम पंजीयन क्या है। तो देखिए, पंजीयन का सामान्य अर्थ सक्षम अधिकारी के रजिस्टर्ड में नाम दर्ज कराने से है। फर्म के पंजीयन का आशय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पंजीयक की पंजी में संबंधित फर्म के नाम की प्रविष्टि करने से है। पंजीयन कराने हेतु प्रत्येक राज्य में रजिस्टर्ड ऑफ फर्म एंड सोसाइटीज का कार्यालय होता है। तो ये क्या हो गया? पंजीयन क्या है। अब दूसरा समझते हैं इसी में पंजीयन कराने की विधि। तो जब कोई साझेदारी फर्म अपना पंजीयन कराना चाहती है, तब उसे निम्न औपचारिकताओं का पूरा करना आवश्यक है। कौन कौन सा है? तो पहला है निर्धारित आवेदन पत्र भरना। तो पंजीयन के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र के प्रपत्र को भरकर निर्धारित शुल्क एवं एक विवरण पत्र के साथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। आवेदक फर्म वितरण पत्र में क्या क्या सूचनाएं भरता है? तो फर्म का नाम, फर्म का स्थान, वह स्थान जहां फर्म का व्यवसाय हो, साझेदारों के प्रवेश की तिथि, सभी साझेदारों के नाम एवं पते, फर्म की अवधि। ठीक। और दूसरी कौन सी बातें रहती है? तो फर्म का नाम का चयन। तो देखिए, फर्म के नाम के चयन में सतर्कता बहुत ही आवश्यक है। कुछ शब्दों में प्रयोग पर केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है, अतः उन शब्दों का प्रयोग न किया जावे। ठीक है। दूसरा है साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर। तो आवेदक प्रपत्र पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षरों का प्रमाणन आवश्यक है। तीसरा है पंजीयन शुल्क जमा करना। तो निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर एक निर्धारित शुल्क सहित पंजीयन अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। चौथा है फर्मों के पंजी की पुष्टि। तो देखिए, जब पंजीयक आवेदक पत्र की प्रविष्टियों से संतुष्ट हो जाता है, तब फर्म का विवरण अपने फर्म की पंजी में प्रविष्ट कर लेता है तथा इसका आशय यह होता है कि प्रमाण पत्र अर्थात पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक को भेज दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र का आशय है कि पंजीयक हो गया है और फर्म का पंजीबद्ध फर्म है। अब है फर्म में परिवर्तन करना है यदि तो यदि फर्म में किसी प्रकार के परिवर्तन हो, तब तत्काल पंजीयक को जानकारी भेजी जाए। ठीक है, ताकि वह अपनी पंजी में सुधार कर ले। विवाद या अन्य स्थिति में पंजीयक के कार्यालय में अंकित जानकारी को अंतिम माना जाएगा। अब है पंजीयन न कराने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पंजीयन न कराने से निम्नलिखित असुविधाएं एवं फर्म को हानि उठानी पड़ती। तो कौन कौन सा है? तो पहला है कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के विरुद्ध न्यायालय के बाद वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसके लिए साझेदारों का फर्म का पंजीयन और वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम पंजीयक की पंजी में साझेदार के रूप में अंकित न हो। ठीक। दूसरा है फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तीसरा है फर्म के विरुद्ध कोई भी साझेदार वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। चौथा है फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। और पांचवा है पंजीयन न होने पर भी कुछ अन्य पक्ष के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये फर्म के विरुद्ध न्यायालय के वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत है पंजीयन न कराने पर अप्रभावित अधिकार क्या क्या है? तो फर्म की समाप्ति के संबंध में वाद विवाद, 100% तक के दावों पर, फर्म की समाप्ति पर हिसाब मांगने पर, दिवालिया साझेदार की संपत्ति से राशि प्राप्त करने पर, और है भारत के बाहर स्थित फर्म या रहने वाले साझेदारों के अधिकार पर। अब देखते हैं हम, ये हो गया सब चीज़ है ना कि पंजीयन किस प्रकार से होता है, पंजीयन क्या है, पंजीयन न कराने पर प्रभाव। अब देखते हैं पंजीयन से लाभ क्या है। तो देखिए,
पहला लाभ है फर्म को लाभ। सबसे पहले पंजीयन कराने से किसको लाभ प्राप्त होता है? फर्म को लाभ होता है, अर्थात फर्म को अपने साझेदार एवं अन्य पक्षों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और पंजीयन न होने पर दीवानी कोर्ट में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता। दूसरा है साझेदारों को लाभ। अब देखिए, पंजीयन कराने से फर्म को भी लाभ होता है और साझेदारों को भी लाभ होता है, अर्थात फर्म के पंजीयन हो जाने पर साझेदार अन्य हितों की रक्षा के लिए फर्म या अन्य साझेदारों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा हो गया आपका नए साझेदारों को भी लाभ है। तो पंजीबद्ध फर्मों में प्रवेश करने वाले साझेदारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। वे आवश्यकता पड़ने पर अपने हितों की रक्षार्थ न्यायालय की शरण में कर सकते हैं। चौथा है अन्य पक्षों को लाभ। तो अन्य पक्ष जैसे फर्म को ऋण देने वाले भी और वे ऋण की वसूली के लिए साझेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई साझेदार इसमें से नहीं बच सकता। ऋणदाता सभी साझेदारों के नाम एवं पता पंजीयक के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। और लास्ट आते हैं हम पंजीयक के लाभ में। तो पृथक होने वाले साझेदारों को भी लाभ है, अर्थात पृथक होने वाला साझेदार पृथक होने की सूचना जनसाधारण को देगा तथा उसकी प्रति पंजीयक को भेज देगा। वह उसी तिथि से साझेदारी से अलग माना जाएगा, तब तिथि से फर्म के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अर्थात देखिए, पंजीयन से किसको लाभ है? फर्म को भी लाभ प्राप्त हो गया। अगर हम पंजीयन करा लेते हैं अपने फर्म का तो साझेदारों को भी उतना ही लाभ प्राप्त हो रहा है। जो नए साझेदार उसमें प्रवेश कर रहे हैं उसको भी अधिकार प्राप्त है, अन्य पक्षों को भी अधिकार प्राप्त है, अर्थात पृथक होने वाले साझेदारों को भी पंजीयन कराने से लाभ प्राप्त होता है। संलेख या साझेदारी विलेख। तो देखिए, साझेदारी संलेख का विलेख क्या है? तो साझेदारों का चयन हो जाने के पश्चात साझेदारों के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके मध्य अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए एक करार हो जाए। यह करार लिखित या मौखिक हो सकता है। यह करार ही साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है, अर्थात भारी विवादों से बचने के लिए ऐसे करार उचित स्टाम्प पेपर पर लिखित होना श्रेष्ठ होता है। इस संलेख को साझेदारी नामा या साझेदारी अंतर नियम भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी संक्षिप्त परिभाषा क्या है साझेदारी संलेख का? तो संविदा करने के सक्षम दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य लाभ प्राप्त करने हेतु साझेदारी व्यवसाय के संचालन हेतु किया गया करार क्या कहलाता है? आपका साझेदारी संलेख कहलाता है। अब है आपका साझेदारी संलेख के लक्षण। तो देखिए, यह क्या होता है? लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि करार लिखित रूप में है तब सभी साझेदारों के हस्ताक्षर एवं शासकीय मुद्रांक लगना आवश्यक होता है। साझेदारी करार का पंजीयन करा लेना भी क्या है? श्रेयकर होता है। साझेदारी संलेख साझेदारों के ज्ञापन है, लेकिन कंपनी के ज्ञापन के अनुसार साझेदारी प्रलेख नहीं है। ये क्या हो गया आपका साझेदारी के लक्षण। अब इसी में आता है आपका साझेदारी संलेख का लिखित होना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन उसका लिखित होना अधिक उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि साझेदारी की स्थापना के समय साझेदारों में सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं। बाद में अनेक मतभेद आ जाते हैं तथा विवाद भी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में साझेदारी संलेख क्या होता है? सहायक होते हैं, क्योंकि संलेख के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है। अतः विद्वानों ने न केवल परामर्श दिया है बल्कि चेतावनी भी दी है कि साझेदारी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए साझेदारी संलेख का लिखित होना ज्यादा आवश्यक है। अर्थात इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर A.N. अग्रवाल भी कहते हैं कि इस चेतावनी की अवहेलना ने अनेक फर्मों का जीवन काल को कम कर दिया है। ठीक है, अतः यह साझेदारी फर्म के हित में है और साझेदारी संलेख लिखित साझेदारी द्वारा हस्ताक्षरित शासकीय मुद्रांक सहित हो तो उसका विधिवत पंजीयन करा लिया जावे। यहाँ भी यह भी उल्लेखित है कि फ्रांस एवं इटली में साझेदारी संलेख का लिखित होना अधिदाश्रमत या विधान द्वारा अनिवार्य माना गया है। इससे साझेदारी संलेख हमारे लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, साझेदारी संलेख के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है। तो पहला है बताया गया फर्म का नाम एवं पता, साझेदारों के नाम व पते, व्यापार के क्षेत्र की प्रकृति, साझेदारी की अवधि, साझेदारों की पूंजी, लाभ हानि का अनुपात, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन एवं कमीशन, लेखा परीक्षण अंकेक्षण की व्यवस्था, साझेदारों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, साझेदारों का आहरण और लेखा पुस्तकों की व्यवस्था। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं? आपका साझेदारी संलेख के अंतर्निहित बातें। तो देखिए, पहला किसको शामिल किया गया? फर्म का नाम एवं पता। तो फर्म का नाम एवं पता स्थायी लिखा जाता है। फर्म के नामकरण में विशेष सतर्कता आवश्यक है। किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं रखा जा सकता। ठीक है, साझेदारों के नाम व पते। तो सभी साझेदारों के नाम एवं स्थायी पते भी साझेदारी संलेख में लिखना चाहिए।
तीसरा है व्यापार और क्षेत्र का प्रकृति। तो व्यापार का क्षेत्र क्या होता है? स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि तथा किसी वस्तु का व्यापार किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख उसमें होना चाहिए। फिर है साझेदारी की अवधि। तो साझेदारी की अवधि का भी उल्लेख होना चाहिए। कुछ साझेदारी निश्चित काल के लिए होते हैं तो कुछ अनिश्चित काल के लिए भी। अब देखो साझेदारों की पूंजी। तो साझेदारी कितनी पूंजी लगाएंगे, भविष्य में अतिरिक्त पूंजी लाने की क्या व्यवस्था होगी, तब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, साझेदारों की पूंजी स्थायी प्रकृति की होगी या परिवर्तनशील होगी, इन सभी बातों का उसमें संलेख किया जाता है। ठीक। अब है लाभ हानि का अनुपात। तो साझेदारी संलेख में इस बातों को भी शामिल किया जाता है कि जो लाभ है उसको निश्चित अनुपात में बांटा जाए। अब आता है आपका साझेदारों के ऋण पर ब्याज। तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज का दर भी निश्चित हो जाना चाहिए ताकि भविष्य के संबंध में कोई विवाद प्रस्तुत ना हो। ठीक। अब आता है आपका साझेदारों का वेतन एवं कमीशन। तो जो साझेदार फर्म के व्यवसाय में सक्रिय रहते हैं उन्हें देय वेतन एवं कमीशन की राशि का संलेख भी लिखा जाता है। नवा आता है आपका लेखा परीक्षण अंकेक्षण की व्यवस्था। तो साझेदारी संलेख में लेखांकन एवं लेखा परीक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होना चाहिए। 10वां है आपका साझेदारी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो साझेदारों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख फर्म एवं साझेदारों के हित में होता है। 11वां है साझेदारों का आहरण। तो देखिए साझेदारी संलेख में इन बातों को भी शामिल किया जाता है कि साझेदारों के आहरण पर किए जाने वाले ब्याज की दर एवं आहरण की सीमा संलेख में निर्धारित करना क्या होता है? श्रेयकर होता है। ठीक है। अब 12वां क्या आ रहा है? तो लेखा पुस्तकों की संख्या। तो लेखा पुस्तकों का रख रखाव, लेखांकन विधि तथा उसके नियंत्रण भी रखेगी, इसका भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट होना क्या है? आवश्यक है। के अंतर्गत और है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या क्या है। तो जब साझेदारी फर्म में लिखित या मौखिक करार नहीं होता तब साझेदारी नियम में दिए गए प्रावधान लागू होते हैं। अर्थात साझेदारी संलेख में अभाव में लागू होने वाले नियम क्या है? तो लाभ का बंटन, दूसरा व्यापार का संचालन, साझेदार का वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारी के ऋण पर ब्याज, फर्म की संपत्ति का प्रयोग, हिसाब किताब देखना, नया साझेदार, साझेदार को निकालना, साझेदार की लापरवाही और फर्म में परिवर्तन और हित का हस्तांतरण। तो सबसे पहले क्या है आपका लाभ का बंटन। तो सभी साझेदारों के लाभ का बंटन का अनुपात बराबर होता है। दूसरा है व्यापार का संचालन। तो संलेख के अभाव में प्रत्येक साझेदार का व्यापार के संचालन में बराबरी से भाग लेने का अधिकार होगा। तीसरा है साझेदार का वेतन। तो किसी भी साझेदार को चाहे वह कार्य करे या नहीं, वेतन पाने का अधिकार नहीं होगा। फिर चौथा है पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पांचवा है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। साझेदार के ऋण पर ब्याज। तो साझेदारों के ऋण पर 6% का ब्याज दिया जाएगा। और फर्म की संपत्ति का प्रयोग। तो कोई भी साझेदार फर्म की संपत्ति का निजी कार्य के लिए उपयोग नहीं करेगा। हिसाब किताब देखना। तो प्रत्येक साझेदार को फर्म की हिसाब किताब देखने का अधिकार होगा। ठीक है। अब आता है नया साझेदार। तो सभी साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। 10वां है आपका साझेदारों को निकालना। तो किसी भी साझेदार को निकाला नहीं जा सकता यद्यपि इसके लिए सभी सहमत हो। ठीक है। और आता है आपका 11वां साझेदार की लापरवाही। तो साझेदार की लापरवाही के कारण फर्म को होने वाले क्षति के संबंधी साझेदार उत्तरदायित्व होगा। 12वां है फर्म में परिवर्तन। फर्म में परिवर्तन की सूचना सभी साझेदारों को देना क्या है? आवश्यक है। और 13 है आपका हित का हस्तांतरण। तो सभी साझेदारों की सहमति से कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। साझेदारी फर्म का विघटन। तो देखिए साझेदारी फर्म की समाप्ति को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। ठीक है। यह जब सभी साझेदार फर्म का व्यवसाय समाप्त करते हैं तो भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 39 में उल्लेखित है कि किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। ठीक है। अर्थात साझेदारी का विघटन एवं साझेदारी का फर्म का विघटन। अर्थात साझेदारी का विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन को कभी कभी त्रुटिवश हम एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। दोनों को एक समझने का कारण यह है कि दोनों में साझेदारों के बीच संबंध विच्छेद होता है। जैसे साझेदारी के विघटन में किसी एक साझेदार को अन्य साझेदारों के संबंध विच्छेद हो जाता है। फर्म के विघटन में तो सभी साझेदारों के संबंध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और साझेदार साझेदारी में कार्य करना अस्वीकार कर देते हैं और व्यवसाय को भी बंद हो जाता है। इस प्रकार यह
साझेदार फर्म की मृत्यु है। ठीक, अर्थात साझेदारी एवं साझेदारी फर्म के विघटन के संबंध में यह उल्लेखित है कि साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारी का अंत अनिवार्य है, लेकिन साझेदारी के विघटन में साझेदारी फर्म का अंत आवश्यक नहीं है, बल्कि साझेदारी के विघटन के बाद प्रायः साझेदारी फर्म का कार्य नियमित रूप से चलता रहता है। ठीक है, अर्थात साझेदारी फर्म के विघटन के अध्ययन के पूर्व साझेदारी के विघटन का अध्ययन क्या है, बहुत ही आवश्यक है, जिसके अंतर्गत अधिक उम्र, स्वास्थ्य ठीक न रहना, उसी स्थान से अन्य स्थान को चले जाना, उसी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करना, एक निश्चित अवधि के लिए साझेदार होने या अवधि पर समाप्त हो जाना, किसी साझेदार का दिवालिया हो जाना, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना, किसी साझेदार का अयोग्य हो जाना, किसी साझेदार का करार के विपरीत कार्य करना तथा उसे फर्म से निकालना आवश्यक हो जावे। अर्थात किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर हमें इस साझेदारी से अलग होना कह सकते हैं, जिसके ये सब क्या है, कारण है। अब है फर्म के विघटन एवं साझेदारी के विघटन में अंतर। तो फर्म के विघटन के अंतर्गत देखो हमारा अंतर का आधार क्या क्या बताया गया है, संबंध, व्यापार की समाप्ति, विघटन और परिस्थितियां और हिसाब किताब। तो पहला है फर्म के विघटन के अंतर्गत संबंध, तो सभी साझेदारों का संबंध विच्छेद हो जाता है। और साझेदारी के विघटन, तो किसी एक साझेदार के संबंध विच्छेद होता है। फर्म के विघटन, व्यापार की समाप्ति, तो व्यापार समाप्त हो जाता है और साझेदारी में व्यवसाय चालू रहता है। विघटन में, तो फर्म के विघटन के कारण साझेदारी का स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और साझेदारी के विघटन में फर्म का विघटन अनिवार्य नहीं है। परिस्थितियां कैसे है फर्म के विघटन का, तो फर्म का विघटन ठहराव अनिवार्य एवं न्यायालय द्वारा होता है, और साझेदारी का तो अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने, दिवालिया आदि होने के कारण होता है। और हिसाब किताब, तो फर्म के विघटन में हिसाब किताब अंतिम रूप से तैयार किया जाता है, जबकि साझेदारी के विघटन में हिसाब किताब व्यवसाय से अलग होने वाले साझेदार की राशि का भुगतान करने के लिए किया जाता है। अब है फर्म के विघटन की रीतियां। तो देखिए फर्म के विघटन की रीतियों को कितने भाग में बांट दिया गया है, करार द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, आकस्मिक या सहयोग द्वारा विघटन, सूचना द्वारा विघटन और न्यायालय द्वारा विघटन। तो सबसे पहले समझते हैं हम करार द्वारा विघटन। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार करार के आधार पर साझेदारी का निर्माण होता है, उसी प्रकार सभी साझेदारों की सहमति से उसका विघटन भी किया जा सकता है। ठीक, दूसरा है आपका अनिवार्य विघटन। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार निम्न दशाओं में फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है। कौन कौन सा है, तो सभी साझेदार को अथवा अन्य साझेदार को छोड़कर शेष साझेदारों को क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तब। और दूसरा कारण है कुछ इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो जाए कि साझेदारी व्यवसाय को चालू रखना अवैध हो जाए, तब को क्या किया जाता है, अनिवार्य रूप से इसको समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा आपका आकस्मिक एवं संयोग द्वारा विघटन। इसे आकस्मिक विघटन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विघटन के संबंध में भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 42 में उल्लेखित है कि इस धारा के अनुसार यह संविदा के कोई अन्य उल्लेख ना हो। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से विघटित माना जाता है, यदि फर्म एक निर्धारित अवधि के लिए स्थापित थी तब अवधि समाप्त होने पर, यदि कोई फर्म निश्चित कार्य संपन्न करने के लिए स्थापित की गई हो और तब उसे कार्य के समाप्त हो जाने पर। ठीक है, अब चौथा चलते हैं आपका सूचना का विघटन। तो इस प्रकार के विघटन का उल्लेख भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 43 में किया गया था। यदि साझेदारी की स्थापना ऐच्छिक रूप से की गई है, तब कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की समाप्ति को लिखित या सूचना अन्य साझेदारों को लेकर फर्म की समाप्ति करवा सकता है। यदि सूचना में फर्म समाप्ति की कोई निश्चित तिथि की गई हो, तब उसे तिथि से फर्म समाप्त माना जाएगा। ठीक, अब पांचवा है आपका न्यायालय द्वारा विघटन। तो देखिए भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार यदि किसी साझेदार द्वारा न्यायालय में फर्म के विघटन का प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, तब न्यायालय कौन कौन सी बातों के कारण आधार पर साझेदारी भंग करने का आदेश देख सकता है। तो देखिए पहला है किसी साझेदार के पागल या विक्षित हो जाने पर, किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, यदि कोई साझेदार दुराचरण या कदाचरण या दुराचरण के कारण फर्म को हानि हो रहा है तो, या किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर साझेदारी के विरुद्ध कार्य करने पर, किसी साझेदार द्वारा अपने हित या अन्य पक्ष के हस्तांतरण कर देने पर, व्यवसाय में हो रहे निरंतर हानि के कारण और अन्य कारण जिसे फर्म की समाप्ति के लिए न्यायालय पर्याप्त समझे। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या समझा, फर्म की विघटन की रीतियाँ, फर्म और साझेदारी में अंतर। ठीक है, साझेदारी और एकांकी व्यापार में अंतर, साझेदारी फर्म का पंजीयन, साझेदारी सल्लेख और विलेख, इन सब का हमने क्या किया है इस वीडियो में हमने